आज की डेट में आप मानते हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो राव नरेंद्र को ऐसे मानते हैं कि ये मेरा नेता भूपेंद्र है? हुड्डा या अशोक करोड़ हो या रणदीप सुरजेवाला, शैलजा जी हो, वो राव नरेंद्र को माने ना माने, परंतु राव नरेंद्र पीसीसी प्रेसिडेंट है, ये सबको मानना पड़ेगा। तो राव नरेंद्र को माने ना माने ये वाली जो लाइन है, नहीं, मैं क्या ये वाली व्यक्तिगत राव क्या ये नरेंद्र वाली पीसीसी लाइन प्रेसिडेंट के क्या तौर ये पर वाली मानना लाइन पड़ेगा। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन के लिए कोई कह देगा? चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क। ये है चक्रव्यूह और चक्रव्यूह में मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। और आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत चक्रव्यूह धन्यवाद में। मुकेश जी, आपका, आपके देखने वाले दर्शकों का भी। काफ़ी लंबे समय के बाद आज फिर आप चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हैं। आपने कभी बुलाया नहीं, मतलब हर समय नहीं, हम आपके तो साथ। लगातार, वैसे आपके घर पे तो एक दिन मुलाकात हुई थी और प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन तो इस फॉर्मेट में आप कई सालों के कई बाद बार, आए। बहुत दिनों बाद आए। जी, और जब पिछली बार आए थे तब आप इनेलो में थे। हाँ जी। अब आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इतने वरिष्ठ कि अगर हुड्डा साहब को भी जब थोड़ा बहुत हिलाने की कोशिश हो रही थी तो उनकी जगह आपका नाम लिया जा रहा था। तो आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने मेरा नाम चला दिया था। आपका नाम चला, लेकिन ये तो ऐसा बीजेपी में होता है, जिसका नाम चलता है वो बनता नहीं। कांग्रेस में कैसे हो गया? तो मेरी तो कोई ऐसी ट्राई नहीं थी। अच्छा। आप लोगों की वजह से एक नाम चला था। तो पार्टी हाईकमान का जो निर्णय, और सभी विधायकों ने एक लाइन का प्रस्ताव पास कर दिया था कि जिसको पार्टी हाईकमान कहेगा तो हुड्डा साहब का नाम है। वरिष्ठ नेता हमारे। हुड्डा साहब वरिष्ठ नहीं, वरिष्ठतम नेता हैं। और अभी कांग्रेस के लिए तो यही कहा जाता है कि या तो हुड्डा लाइन चलो या फिर खुड्डा लाइन चलो। क्या ये कहावत आज भी जिंदा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस में हुड्डा साहब वरिष्ठ नेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कांग्रेस में हरियाणा प्रदेश के अंदर और भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हरियाणा प्रदेश में तो आज CWC के 3 मेंबर हैं। जी। बहन शैलजा जी हैं, वो तो रणदीप सिंह जी हैं, दीपेंद्र जी हैं, तो सभी सीनियर लोग हैं जो CWC के मेंबर हैं। जो बहन शैलजा जी हैं या भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, तो ये भी अपने आप में उतना ही बड़ा कद रखते हैं जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा रखते हैं। निश्चित रूप से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, CWC के मेंबर हैं। अपना स्थान पार्टी के अंदर उनका बहुत बड़ा स्थान है। एक समय था जब कांग्रेस के 10 सांसद थे और 10 के 10 सांसद जो आने वाले चुनाव थे, तो 10 के 10 सांसद खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे थे। 2014 में 9 सांसद थे। हाँ। और देखिए, हर एक की इच्छाएं होती हैं, परंतु फैसला तो जनता करती है और चुने हुए विधायक चुनते हैं। तो जिनके साथ बहुमत होता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। उस समय 2014 में बीजेपी को बहुमत मिला तो मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर बन गए। वो तो चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन कांग्रेस को हराने के लिए किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो कांग्रेस वाले हैं खुद ही एक दूसरे को हराने की भूमिका में रहते हैं हमेशा। ऐसी बात नहीं है, ये प्रचार भी हो जाता है। जब कोई जिताता है ना, उसका नाम नहीं होता। जब कोई हार जाता है तो एक दूसरे का नाम ले लेते हैं, उसने हरा दिया, उसने हरा दिया। प्रजातंत्र के अंदर जिताती भी जनता है और हराती भी जनता है। अभी तो जो ये चुनाव है जिसमें तीसरी बार सरकार बन की भारतीय जनता पार्टी की, तो इससे पहले तो बिल्कुल जो हवा थी वो कांग्रेस के पक्ष में थी। लेकिन कहते हैं कि कांग्रेस वाले ओवर कॉन्फिडेंट इतना ज़्यादा हो गए कि वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को थाली में रख के जीत दे दी। निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहते थे। लोग, हर वर्ग सरकार से परेशान था। बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति की वजह से, आपके बेरोजगारी की वजह से, तो लोग बदलना चाहते थे। और लोगों के सामने जो विकल्प था कांग्रेस पार्टी थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर कमी रही कि वो सत्ता में नहीं आ पाई। इसका मंथन पार्टी हाईकमान को करना चाहिए और मेरे ख्याल में पार्टी हाईकमान करेगा भी। आप क्योंकि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, भले ही कांग्रेस में आए आपको थोड़ा कम समय हुआ है, लेकिन इनेलो में आप जो इनेलो के वरिष्ठतम नेता थे उनमें से एक रहे हैं। आप रणनीतिकार रहे हैं और अब आप कांग्रेस में भी रणनीतिकार के तौर पे हैं, हालांकि संगठन में आपने कोई भी पद नहीं लिया है। तो आज अगर हम ईमानदारी से आपसे पूछें कि कांग्रेस की हार का कारण क्या रहा, इस पर मंथन आपने बहुत कर लिया, मीटिंग्स आपने बहुत बुला ली, एक एक लाइन के प्रस्ताव आपने पारित करके भेज दिए,
नेता को लेके, प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर? हार का कोई मुकेश जी एक कारण नहीं हुआ करता, हार के कई कारण बनते रहते हैं। मैंने बताया कि लोग बदलना चाहते थे, 2019 में बदलना चाहते थे बीजेपी को, परंतु उस समय INLD का बिखराव हो गया, उस बिखराव का फायदा भी बीजेपी को मिला। इस चुनाव में भी एक प्रचार चल गया कि जो कांग्रेस है वो आपस में लड़ रही है, और उस प्रचार का फायदा बीजेपी को निश्चित रूप से मिला। और जिस समय मनोहर लाल जी का ये कहना कि वरिष्ठ नेता जो हमारी शैलजा जी हैं कि हम कभी भी ज्वाइन करा सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो लोगों में एक मन में भ्रम पैदा हो गया कि ये लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक कारण ये भी था, और दूसरा आपके जो EVM को कारण था, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था, फर्जी वोट। अब तो EVM का तो अरोड़ा साहब इतना सुन चुके हैं कि अब उस पर यकीन ही नहीं होता। कारण तो है ही, एक फर्जी वोट, बहुत फर्जी वोट इतने बने हुए थे, वो भी एक बड़ा भारी कारण था। नहीं, जब हारती है पार्टी ओपोजिशन वाली, मैं जो गैर बीजेपी पार्टी सभी को वो कह रहा हूँ, अभी पश्चिम बंगाल में हारे तो वहाँ पे कहा जी इतने लाख वोट कट गए, इतने लाख से हम हारे, ठीक है, कहने की बात नहीं। और अभी आपने एक कहा कि जो कुमारी शैलजा हैं, 90 लाख वोट चुनाव से पहले काट देना। आप SIR हो हरियाणा में चल रहा है, कोई बात नहीं, अभी समय है, ऑब्जेक्शन देने का भी समय है, परंतु उस समय तो एकदम चुनाव से एकदम पहले आप वोट काट दो, तो उनको सुधारने का भी समय न मिले। वो जो वोट है वो इंटेंशनली था। नहीं, तो उन्होंने गिन लिए कि ये वाले जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस को वोट देंगे। या एक बार पिछले चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी थी गंगोह विधानसभा क्षेत्र में जी, मैं गंगोह विधानसभा क्षेत्र में गया तो एक किसी विशेष जाति का गांव था, उन्होंने बताया कि हमारे गांव की 1500 वोट काट दिए। तो इस प्रकार की जो प्रजातंत्र के अंदर जो इस प्रकार का काम है, वो मैं नहीं मानता कि अच्छे लक्षण है। चलो, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दुष्प्रचार कर दिया, ये दुष्प्रचार कर दिया कि बहन शैलजा कुमारी जो है वो भाजपा में शामिल होंगी। दुष्प्रचार तो कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा था, उसमें तो यह तक कह दिया गया था कि मनोहर लाल खट्टर क्योंकि अब मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं तो वो कभी भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई प्रचार नहीं था, बल्कि स्वयं मनोहर लाल जी का बयान आया था क्या कि हम शैलजा को जब चाहेंगे ज्वाइन करा लेंगे। तो एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई, और उसमें मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों को क्लियर करने में कांग्रेस पार्टी भाजपा से पीछे रही, वो दुष्प्रचार करते रहे, हम उसका जवाब देने में पीछे रहे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। नहीं, मेरे हिसाब से तो आप लोग जो हैं कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, यहाँ तक कि आपने अफसरों को फ़ोन करने शुरू कर दिए थे, लिस्टें बनानी शुरू कर दी थी, फलानी जगह का DC कौन होगा, कोई डिसीजन अगर पेंडिंग है तो इसको रोक लो, आके करेंगे हम। ये तो सच बातें हैं, ये सारी चीज़ें तो एक हवा की बातें हैं कि लिस्टें बननी शुरू हुई। लिस्टें तो बनाने में कुछ नहीं देर लगती है, राज आ जाए तो। नहीं, ये अफसरों ने हाजिरी लगानी शुरू कर दी थी। अफसर तो हाजिरी लगा रहे थे, अफसरों को लोग जहाँ भी होता है भी राज आने वाला है, तो ये लोग तो आते हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कमी जरूर रही है, नहीं तो लोग नहीं इनको चाहते थे। लोग नहीं चाहते थे, फिर भी तीसरी बार आ गए। लोग दूसरी बार भी नहीं चाहते थे, लेकिन दूसरी बार भी आप देखो इन्होंने नारा दिया था अब की बार 75 बार, उसके बावजूद भी 40 सीटों में रह गए। आप इसी में खुश हैं? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं तो उस समय खुश था जब ये चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग तो आपस में बांटने वाले लोग हैं। इन्होंने तो हरियाणा प्रदेश में जो बेरोजगारी आज है, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना नशे में चला गया हमारा बच्चा। आज बेरोजगारी की वजह से हमारे बच्चे डोंकी में विदेशों में जाने पे मजबूर हुए हैं। तो ऐसी सरकार जो रोजगार नहीं दे पा रही, ऐसी सरकार जो आज हरियाणा की स्थिति आपके बिहार से भी बदतर है। हम कह रहे हैं हमारी जो तीसरी अर्थव्यवस्था होने वाली है। मैं ये कह रहा हूँ आज हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि रोजाना गोलियां चलती हैं। हमारा शहर सबसे कुरुक्षेत्र शहर, सबसे शांतिप्रिय शहर था, आज वहाँ भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मंथलियाँ देते हैं। और मुख्यमंत्री का अपना जिला है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उनका अपना कॉन्स्टिट्यूंसी लाडवा का लाडवा थाना का SHO का बयान है कि हमने 9 लोगों को सुरक्षा दी हुई है जिनको धमकियाँ हुई है। ये हालात हरियाणा सुरक्षा दे रहे हैं,
अब अगर वो नशा पकड़ लें तो आप कहते हैं कि जो नशा रोक रहे हैं ना, नशा पंजाब में पकड़ा जाके जा रहा कहते है। हैं, हाँ, पंजाब में कहते हैं हम नशा बंद करेंगे। अरे पंजाब में जा रहे हो आप, हरियाणा का तो पहले बंद करके जाओ तब पंजाब का बात करो। आज मैं मानता हूँ कि पंजाब से भी ज्यादा नशा हरियाणा प्रदेश के अंदर है। अच्छा, ये जो फिगर है ये नई, मैं बिल्कुल मैं कभी मुकेश जी कभी किसी पे झूठा इल्जाम नहीं लगाता। किस आज तरीके हर गांव में का नशा आ रहा बच्चे नशे की तरफ से, चिट्टा नशा आ रहा है। तो कौन है इसके सप्लायर? सप्लायर तो ये सरकार ढूंढेगी कौन है, मैं तो कैसे बता सकता हूँ सप्लायर कौन है। नहीं, आप जैसे परंतु जनता के साथ इतना में है रहते जो हो। हमारे बॉर्डर स्टेट है ना, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अम्बाड़ा है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, आगे फतेहाबाद, सिरसा है, इनमें पंजाब के साथ लगते हमारे यहाँ तो मतलब होम डिलीवरी मिल रहा है लोगों को। तो आपका मतलब जो पंजाब में सरकार है वो हरियाणा में नशा सप्लाई कर नहीं, रही वो है? नहीं सप्लाई करती नशा, कोई सरकारें सप्लाई नहीं करती। सरकार की इच्छा शक्ति पे होता है। लेकिन नशा परंतु सप्लायर मैं भी, मानता हूँ कि सरकार क्योंकि की गुनाह तब तक नहीं हो सकता जब इच्छा तक कि शासन प्रशासन पुलिस साथ में ना ये हो। बात ठीक है। परंतु इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो ना मुख्यमंत्री की, तो जो अधिकारी लोग हैं ना, ये उसको देखते हैं। 14 दिन ओम प्रकाश चौटाला कहा करते थे कि घोड़ा ना घुड़सवार जो होता है ना, उसके बैठते ही पहचान जाता है कैसे है। अच्छा। तो अगर कोई मुख्यमंत्री की तरफ से इस प्रकार सख्त होना, तो पुलिस वाले तो अपने आप लग जाएंगे। एक एसपी सख्त हो जाओ तो पूरा जिला ठीक हो जाता है। अभी क्या चल रहा है कांग्रेस में, अगर हम आज की बात करें, क्योंकि आप के जो राज्य के हैं प्रधान वो बदले गए, तो राव साहब कैसा काम कर रहे हैं? देखिए अभी तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी का संगठन 12 साल से हरियाणा में नहीं था और नए प्रधान हमारे राव नरेंद्र जी आए हैं। उनके आने के बाद हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। इसके बाद लगभग 80-85% ब्लॉक अध्यक्षों की भी नियुक्ति हो चुकी है। तो मेरा मानना एक ही है कि मैं तो बहुत लंबे समय तक संगठन से जुड़ा रहा हूँ कि किसी भी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए उसके संगठन का होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस की हार में जहाँ पहले मैंने चीजें गिनाई, एक संगठन ना होना भी, ये भी एक कारण होता है। अब संगठन की कार्रवाई चल रही है और मुझे लगता है कि हम नीचे मंडल स्तर तक भी इसको लेके जाएं। देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक कांग्रेस पार्टी का अगर 12 साल तक संगठन नहीं है, तो जाहिर है कि उस पार्टी की अंदरूनी हालात हैं उसको तो आपने समझा होगा। बावजूद इसके आप इनेलो छोड़ के कांग्रेस में आए, तो ऐसा कांग्रेस में आपको क्या दिखा? नहीं देखिए, आना जाना तो मैं कैसे आया ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, समय की बात होती है। हमने इनेलो के लिए बहुत काम किया, बहुत लंबे समय तक, लगभग 35-40 साल हमको रहे। परंतु एक परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से आना पड़ा। परंतु जहाँ तक कांग्रेस के संगठन की बात है, मैं ये मानता हूँ कि ये अगर संगठन नहीं था तभी हम तीसरी बार हारे हैं। अभी कोशिश कर रहे हैं राव साहब कि संगठन बनाया जाए, आपने बनाया, अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन अभी भी ईमानदारी से अगर हम बात करें, आप क्योंकि कैमरा के सामने बैठे हैं, मुझे नहीं पता आप कितना ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या उसमें, जिस तरीके से एक पार्टी को, एक संगठन को काम करना चाहिए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस आज भी कर पा रही है उस पर? क्योंकि आपने इनेलो में काम किया, इनेलो में बाकी कुछ होना हो लेकिन संगठन वाली बात तो थी। आज उनकी जो भी हालत है आप बेहतर जानते हैं। इतने सालों के बाद आज संगठन बना और अभी जिला प्रधानों को बने मात्र मेरे ख्याल 3-4 महीने हुए हैं, लोक अध्यक्षों को तो 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो अभी से इसके बारे में ये सोचना कि कितना ठीक बना है नहीं बना, मैं मानता हूँ जल्दबाजी होगी। तो उनको जो प्रधान बनता है उसको रिजल्ट्स देने के लिए काम टाइम चाहिए। तो मुझे लगता है कि सभी जिलों से पार्टी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त करके फीडबैक लेके बनाए गए हैं। परंतु क्योंकि पता लगता है वर्किंग से, और वर्किंग होगी तो पता लगेगा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वर्किंग अच्छी होगी और पार्टी आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तुलना में एक नई पार्टी रही है, लेकिन इनका जो काम करने का स्टाइल है, चाहे वो संघ की बात कर लें या पन्ना प्रमुखों की काम कर लें, ये हर एक व्यक्ति से जाकर इनका एक इंडिविजुअल संपर्क रहता है। उस तरीके के संपर्क में अभी कांग्रेस को आप कितना पीछे देखते हैं, कितना साल लग जाएंगे उस परिपाटी पे आने के लिए? जब लोग कोई सत्ता में होता है ना, आप पन्ना प्रमुख क्यों, घर के प्रमुख तक भी चले जाओगे तो लोग मिल जाएंगे। अच्छा। परंतु ये वही लोग हैं, जब हरियाणा में ये सत्ता में नहीं थे, कहीं 2000 वोट मिलती थी, कहीं 3 पड़ती थी, कहीं 5 पड़ती थी। तो आज जब कांग्रेस सत्ता में थी
उनके भी बहुत संगठन थे। सेवा दल भी अच्छे ढंग से काम कर रहा था, राजीव गांधी ब्रिगेड भी अच्छे ढंग से काम कर रही थी। तो इस प्रकार से संगठन जब सरकार में कोई होता है तो उससे संगठन नहीं देखा जाता, जब सरकार से बाहर होता है तब संगठन की जरूरत पड़ती है। मतलब आज बीजेपी सत्ता में है, आप पन्ना प्रमुख कह लो या उससे नीचे कहीं जा लो, परंतु ये वही तो लोग हैं। जब हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ते थे तो मेरे ख्याल 90 में से 70 सीटों जमानते जब तो मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जब सत्ता में होते हैं और उनके जो भी दल होते हैं, सेवा दल हो चाहे कोई सब एक्टिव हो जाते तो हैं। सेवा के साथ क्योंकि सरकार से मेवा भी मिलता रहता है, मेवा तो मिले नहीं मिले एक्टिव रहते उम्मीद हैं। होती है। हाँ, उम्मीद सब एक्टिव हो जाते हैं और सरकार के साथ हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है। ये कोशिश होती है, आप सरकार में हो, आप किसी के वहाँ मोहल्ले में जाओ कि आपको हम मोहल्ले का प्रधान बनाते हैं, आपको मंडल का प्रधान बनाते हैं, आपको पन्ना प्रमुख बनाएंगे, तो 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। परंतु आप अगर विपक्ष में हो तो अगर किसी को कहोगे, पार्टी का बड़ा कार्यकर्ता भी होगा, वो भी कहेगा जी मैं तो साथी हूँ, किसी और ने देख लो। ये होता है। मतलब थोड़ा सा सरकार का भय रहता है, और फर्क होता है। यही जो भय है ये अच्छे कांग्रेसियों को ले जाकर भय नहीं, फर्क भारतीय होता है। जनता पार्टी में शामिल कर लिए हैं। आप बार बार आरोप लगाते हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इसका कितना भय बना रहता है? देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब को नमन करते हैं कि जिन्होंने संविधान के अंदर हमारी एटॉमिक्स बॉडी बनाई थी जो अलग से काम करेगी सरकार से हटके, चाहे वो चुनाव आयोग था, ईडी थी, सीबीआई थी, आपका सुप्रीम कोर्ट था। परंतु दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि ये सरकार उनका इस्तेमाल अपने विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है। लेकिन यही सरकार उस वक्त थी जब आप इस सरकार के ओपोजिशन में थे और आप ही ये बयान देते थे कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ये यूपीए की सरकार के तोते हैं। भूल गए आप? नहीं, आप ये बताओ, ईमानदारी से आपने मेरे से क्वेश्चन पूछे, मैं एक पूछता हूँ मैं बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दूंगा। इतना ईडी का इस्तेमाल कभी पहले हुआ है क्या? नहीं, कभी सुनी थी क्या ईडी? मैं आपसे इसका आप और काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ। 20-25 साल पीछे चले जाए, ईडी का पता भी नहीं होता था। नहीं, ईडी का आज चलो, बच्चे को पता है इनकम ईडी टैक्स का ले लो, इनकम टैक्स का ले टैक्स का लो, पता था। सीबीआई का ले लो। पहले सीबीआई का पता था। हाँ, तो सीबीआई को 20-25 साल पहले मेरे जैसे लोगों को नहीं पता होता था। सीबीआई आज को बच्चे को पता है कि ईडी का इस्तेमाल कर लेते हैं। सीबीआई को आप यूपीए का और कांग्रेस का तोता बताते थे या नहीं बताते थे? मैं कह रहा हूं कि सरकारों ने इस्तेमाल किया, कांग्रेस ने भी किया, परंतु जिस प्रकार से अपने विरोधियों को दबाने के लिए ये इस्तेमाल कर रही है ना, ऐसा कभी नहीं। तो वो किस लिए करते थे इस्तेमाल? नहीं, उन्होंने भी किया, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने भी किया है, परंतु आज जो इस्तेमाल हो रहा है ऐसा कभी नहीं हो। हरियाणा सरकार पे आते हैं आप, क्योंकि आप ओपोजिशन में हैं तो जाहिर है कि उनका गुणगान तो आप करेंगे नहीं, तो उनमें जो खामियां हैं वो आपको क्या नज़र आती हैं? अभी तो सत्ता में हैं और अच्छी खासी संख्या में हैं, तो सत्ता में ही रहेंगे, तो क्या करना चाहिए जिससे आप बोल रहे हो कि हरियाणा में बेरोजगारी बहुत हो गई, हरियाणा में नशा बहुत हो गया? क्या सुझाव हैं आपके? देश के जब आज़ाद हुआ था ना, एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर खड़ा करके यहाँ के लोगों को रोजगार दिया था। आज दुर्भाग्य से सारा पब्लिक सेक्टर खत्म किया जा रहा है। आज हरियाणा प्रदेश की सरकार एक बहुत बड़ा इनका नारा है कि हमने बगैर खर्ची पर्ची नौकरी दी थी। मुकेश जी आज किसी डिपार्टमेंट में की चर्चा कर लीजिए, उनमें पोस्टें खाली पड़ी हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे। दे रहे हैं तो HKRM से, और अगर HKRM में आप खुद सरकार ने कहा कि हम 1,20,000 लोगों को जॉब गारंटी देते हैं, आप 1,20,000 लोग लगाए हैं, मुझे बता दें कौन सी इसमें मेरिट चली है? रिजर्वेशन उसमें नहीं है। ओए, बच्चों के अंदर इतनी हीन भावना है कि आज बच्चा एक परमानेंट कोई रोजगार मिला है, चाहे टीचर का है, तो फ्रेश अपॉइंटमेंट में 70,000 ले रहा है, और उसकी सेम क्वालिफिकेशन का HKRM में ले रहा है तो 27,000 ले रहा है। एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो इतनी हीन भावना है। आज स्कूलों में पद खाली पड़े हैं, अस्पतालों में डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, पुलिस में 40% कांस्टेबलों के पद खाली पड़े हैं। आज होमगार्ड से काम चला रहे हैं। हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2,000 के लगभग सैंक्शन पोस्ट हैं, आज परमानेंट 1050 हैं, बाकी सारे HKRM में लग रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप बच्चों को रोजगार दो तो बच्चा अगर काम करेगा तो नशे की तरफ नहीं जाएगा। नंबर 1 तो ये है।
और दूसरा, हरियाणा प्रदेश हो या कोई देश, कोई प्रदेश हो, उसकी तरक्की का सबसे बड़ा कारण है लॉ एंड ऑर्डर। हरियाणा प्रदेश तो हरि की भूमि कहलाता था, यहाँ कोई जाति पात धर्म का नहीं था, इनके राज में जाति और धर्म पे भी हमें बांटा गया है। तो आज जरूरत इस बात की है कि आगे बढ़ने के लिए हमें एक होकर आगे बढ़ना। अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंट था विधानसभा में बराबर था। 38.7 लगभग बराबर था। कांग्रेस का था और 38.9 कुछ शायद भाजपा। पॉइंटों में था तो कुछ पॉइंट्स का फर्क था। तो इसका मतलब आपकी अच्छी खासी तादाद है, आपके चाहने वालों की अच्छी खासी तादाद है। लेकिन जैसी सरकार बनी, ये जो विपक्ष है ये गायब कैसे हो जाता है? विपक्ष कोई गायब नहीं हुआ। तो आपकी कोई भूमिका तो नजर विपक्ष वाली आती है। आप तो बहुत पुराने जर्नलिस्ट हो, कांग्रेस के अलावा बताओ मुझे विपक्ष में आज विधानसभा के आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, जब भी विधानसभा हुई है हमने हर इश्यू को उठाया है। आज ये दान घोटाला जो कह रहे हैं, मैंने बनते ही सरकार इनको कहा था दान घोटाला हो रहा है, तब तो ये कह रहे थे कुछ नहीं था, मैंने स्वयं उठाया। दान घोटाला से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का इंटरव्यू करने के लिए मैं उनके घर गया, तो कह रहे धान घोटाला हो रहा है बहुत, इसमें मैं, आप चाहोगे तो मैं उसकी क्लिप भी दिखा दूंगा। मैंने कहा आपने इसके लिए कोई आवाज़ उठाई? कहते हाँ अब उठा रहा हूँ ना आपसे। तो मुझसे आवाज़ उठा रहे हैं आप? नहीं, उनका हमारे नेता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि दान घोटाले का जिस समय पहली बार भी चुन के आए हम यहाँ नई असेंबली में, सबसे पहले मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री जी आप और हमारा एक ही जिला है, कम से कम 50 करोड़ रुपया किसानों से नमी के नाम से काटा जा रहा है, बिहार से चावल ले आके सेलर वाले लगा रहे हैं, नहीं मानने नहीं। आज उसके बाद इन्होंने कार्रवाई करी, 38 मार्केट कमेटी के सेक्रेटरियों को नोटिस दिया। इसका मतलब पूरे हरियाणा में घोटाला हो रहा है। तो हमने हर इशू, दान घोटाले की बात होगी वो भी हमने विधानसभा के अंदर उठाई। एच कह हमको जॉब गारंटी की बात है, इसको भी हमने अरोड़ा साहब देखो, एक तो राजनीति होगी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, जिसमें आपके भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल हैं, कि आप मीडिया के सामने आए, आपने बाइट दे दी, विधानसभा में गए, वहाँ पे आपने जो कहा उसकी खबर बन गई, विधानसभा जब लग रही है आपने पैरेलल विधानसभा बाहर लगा ली, उसकी कवरेज मिल गई। क्या आपके जो नेता हैं, क्या आपके जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरह काम करने के लिए तैयार हैं? इनका एक लगता है शेड्यूल बना हुआ है, एक शेड्यूल बना हुआ है। मुख्यमंत्री जो है वो सुबह निकल लेते हैं, 4-5 रैलीज करके आते हैं। ऐसी बात नहीं, रणदीप सुरजेवाला फील्ड में हमेशा रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की आवाज़ मीडिया के माध्यम से भी उठाते हैं, और जहाँ संघर्ष की बात करने हो कांग्रेस पार्टी का हर नेता करता है। अभी पिछले दिनों हमने कुरुक्षेत्र के अंदर अपना जो नीट का पेपर लीक हुआ है, पब्लिक सर्विस कमीशन में जो बाहर की नौकरियां लगी हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री का राव की योजना थी, तो उसमें दीपेंद्र हुड्डा भी थे, हम भी थे, पुलिस ने वहाँ पर अरेस्ट भी किया, पानी भी फेंका। ऐसी बात नहीं है, वो देखा हमने। और वो जब आप करते हैं, मीडिया दिखाता है, जिस वक्त दीपेंद्र हुड्डा पर पानी की बौछार की जा रही थी और सीधा उनको निशाना बनाया जा रहा था, वो खबर हमारे यहाँ चली है, बाकी जगह भी चली है। तो लेकिन वो वाले जो अवसर है ना, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून है, आप लगातार संघर्षशील नहीं है, मतलब आप हैं, ये मौजूदगी दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पार्टी की बात है, पार्टी लगातार लगी हुई है, विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस लड़ रही है और बाहर भी कांग्रेस लड़ रही है। परंतु क्योंकि अभी आप जो बात कह रहे थे, 2024 में सरकार बनी, सरकार बनते ही एकदम तो सरकार को नहीं आप कह सकते ना सर, 12 साल नहीं, नायब सैनी तो दो महीने पहले ही बने। अभी नायब सिंह सैनी को फिर आप 3-4 साल तक कंफर्टेबल रखेंगे? नायब सिंह सैनी तो 2 महीने पहले बने थे चुनाव से, और उसके बाद आप करें तो आप जैसे जैसे समय बीतेगा, आप चांस दे रहे हैं उनको। पब्लिक की आवाज हमेशा उठाते रहे, आगे भी उठाएंगे। और जहाँ तक व्यक्तिगत मेरी बात है, मैं तो हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की आवाज उठाता हूँ। नहीं, हम पार्टी की बात कर रहे हैं, और पार्टी में आपके जरिए ही सही हमारी आवाज, आपके जरिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू जो कांग्रेस वाले तो देखेंगे ही देखेंगे, भाजपा वाले तो जो कांग्रेस ऑपोजिशन का जो रोल होना चाहिए, हम आपके फायदे की बात कर रहे हैं। देखो राहुल गांधी कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी कितनी बड़ी आज राहुल गांधी देश के अंदर आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई
सबसे मुखर होकर बात बोल रहे राहुल गांधी तो बोल रहे वो उनकी मेहनत है ना सर, उन्होंने जो यात्रा की हाँ, ना, उन्होंने उस यात्रा ने राहुल गांधी का जो देखने का लोगों का नजरिया था वो बदल दिया। नहीं, मैं वो कह रहा- पहले जिस नाम से उनको पुकारते थे अब वो तो मुझे नहीं लगता है रहे, राहुल गांधी को वो देख नहीं के रहे, वो अलग, अब उनके एक छवि उभर के सामने मैं आई जो कह है, रहा फायदा हूँ हुआ। राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे अब लगता है कि हमारा संगठन खड़ा हो गया है। और जो नेता अब थोड़ा पीछे भी रहते थे, मुझे लगता है आगे हो गए, उनको भी लड़ाई राहुल लड़नी गांधी जी पड़ेगी। जितनी मर्जी अब लड़ाई- तक पब्लिक की लड़ाई जब तक कोई नेता नहीं लड़ेगा, अब लोग इनके साथ नहीं है। पब्लिक की लड़ाई जब है, वो समय चला गया जब कांग्रेस के लोग जहां भी बैठते थे लोग वोट दे देते थे। देखिए परंतु वो अब एक समय अपनी था कि आवाज नाच उठानी पे ना पड़ेगी। जात पर, मोहर लगेगी हाथ पर, कह रहा था हूं, ना उस ये समय- वाला नारा। हाँ, उस समय था एक। लेकिन अब जैसे राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं तो उसके साथ आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मजबूरी है क्योंकि गांधी परिवार के हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस यात्रा में जाते हैं, आपके जो दूसरे नेता यात्रा निकालते हैं, चौधरी साहब के बेटे की मैं बात कर रहा हूँ, वो जाते हैं तो हुड्डा साहब से पूछते नहीं मुझे तो बुलाया नहीं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं जी वहाँ पे, अच्छा राहुल गांधी जी तो किसी भी उसमें जा सकते हैं, मुझे बुलाएंगे तब जाऊँगा, लेकिन बाद में वहाँ पहुँचते हैं और नेता वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं। वैसे ही जब अशोक तंवर अध्यक्ष थे, अशोक तंवर जिनको बुलाते थे पहुँचते नहीं थे, हुड्डा साहब की टी पार्टी में पहुँच जाते थे, तो कैसे वापस आओगे आप? मैंने अभी आपसे एक बात कही कि राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं। जहां तक आपने एक और यात्रा का जिक्र किया, मेरा मानना है एक है इसमें बड़ा स्पष्ट तौर अपने मुंह से नहीं बोल लोगे ना, उसका नाम? स्पष्ट तौर पे बोल अच्छा बोल दो तो, एकदम नाम बोल दो। नहीं मैं बोल चौधरी बरजिंदर की यात्रा आपने नाम नहीं लिया, मैं इसलिए किया। मेरा मानना एक है कि पार्टी हाईकमान ने अभी जो पीछे चिट्ठी भी निकाली थी बी के हरिप्रसाद जी ने कि कोई भी प्रोग्राम हो पार्टी का, पार्टी हाईकमान से परमिशन लेनी। वो बाद में आई है चिट्ठी। बाद में आई ना, वही बाद में। कोई भी प्रोग्राम आप ये कह के छोड़ दो ना कि उनका व्यक्तिगत प्रोग्राम है, कोई जाए ना जाए, इसमें इससे अनुशासनहीनता बढ़ेगी। पार्टी हाईकमान को स्पष्ट डिसीजन लेना चाहिए था। बरजिंदर जी यात्रा निकाल रहे थे तो अगर उनकी यात्रा नहीं रोकनी थी तो कहना था कि ये कांग्रेस की यात्रा है, और ये कहना कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, इससे भ्रम पैदा हुआ। जिसकी ये किसने पैदा किया? राव नरेंद्र का बयान भी था ये उनकी व्यक्तिगत है, बी के हरिप्रसाद जी का बयान भी था कि उनकी व्यक्तिगत है। अगर व्यक्तिगत है तो फिर तो पार्टी में अनुशासन नहीं रहता। अभी भी राव साहब के आने से हमें उम्मीदें लग रही थी कि एक न्यूट्रल जैसा आदमी आ गया। बात न्यूट्रल से काम नहीं चलने वाला। अब वो भी एक धड़ा बन नहीं, गया है, एक धड़ा और आ गया है। न्यूट्रल से काम नहीं बनेगा, ना धड़े से। पार्टी के अंदर मजबूत प्रधान बनेगा राव नरेंद्र तो काम चलेगा। कैसे बनेंगे वो? ये तो उसमें शख्सियत है, पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी हुई है, और वो जैसे संगठन उन्होंने बनाया है, अब संगठन उनके साथ है। पार्टी के जो मजबूत नेता हैं उतने मजबूत तो वो व्यक्तिगत तौर पे नहीं है, मजबूत तो कोई- उनको आप इग्नोर मजबूत कर कौन देते हो। बनाता है? हाँ, कौन बनाता है? लोग बनाते हैं। लोग बनाते, पर्सनैलिटी भी होनी कोई चाहिए ना। नहीं, पर्सनैलिटी उसमें 3 बार का एमएलए मिनिस्टर रहा हुआ है। आज के दिन पार्टी ने उसको पद दिया हुआ है, पार्टी का पद से पर्सनैलिटी है। नहीं तो आज की डेट में आप मानते हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो राव नरेंद्र को ऐसे मानते हैं कि ये मेरा नेता भूपेंद्र है? हुड्डा हो या अशोक करोड़ा हो या रणदीप सुरजेवाला, शैलजा जी हो, कोई राव नरेंद्र को माने ना माने, परंतु राव नरेंद्र पीसीसी प्रेसिडेंट है, ये सबको मानना पड़ेगा। तो राव नरेंद्र को माने ना माने ये वाली जो लाइन है, नहीं, मैं क्या ये वाली व्यक्तिगत राव क्या नरेंद्र ये की वाली पीसीसी लाइन, प्रेसिडेंट के क्या तौर ये पे वो वाली मानना लाइन पड़ेगा। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन के लिए कोई कह देगा? या जो रचना गुप्ता अभी भारतीय जनता पार्टी की रचना अध्यक्ष गुप्ता बनी, का, रचना गुप्ता उनके एज लिए कोई रचना भारतीय गुप्ता नहीं जनता है। पार्टी का डॉक्टर व्यक्ति कह देगा? रचना गुप्ता एज रचना गुप्ता नहीं, डॉक्टर रचना गुप्ता की हैसियत है तो बीजेपी प्रेसिडेंट है। राव नरेंद्र सिंह आज पीसीसी प्रेसिडेंट है, इसलिए उनको मजबूती से आगे आके सबको एक रखना चाहिए। अरोड़ा साहब, मेरा जो तात्पर्य है कहने का, आपको बिल्कुल ठेस पहुंचाने का नहीं है। रचना गुप्ता जो आई एकदम आ गई, और उसी वक्त जो मोहनलाल बडोली थे वो पीछे गुलदस्ता लेके पहुंच गए। अब जो सारे नेता हैं उनका गुणगान वो कर पद रहे है ना हैं। जी। वो पार्टी आपके यहाँ भी तो पद ही है। राव नरेंद्र के उसी साथ का तो सारे मैं खड़े। कंपैरिजन कर रहा ऐसे हूं। राव नरेंद्र के नहीं दिखते ना। राव सर, नरेंद्र के नहीं साथ दिखते। कौन नहीं है? सर आपको पता है कौन नहीं है? कौन बता दो, कोई आप भी बताओ। सारे साथ हैं उसके। हाँ। हम लोग सब साथ हैं, पार्टी सारी उसके साथ है। सर कैमरा के सामने बोल रहे हैं। कैमरा के साथ नहीं, वैसे ही मन से कहता हूँ जो बात अच्छा, कहता हूँ। हुड्डा साहब उतने साथ हैं? बिल्कुल जितना आप- साथ है। हाँ, एकदम साथ है ये उनके साथ साथ। दिखाई तो नहीं दे रहा कहीं? कब नहीं दिखे आप उनके साथ? कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा हर प्रोग्राम में, है? कितने समय हो गया? हर प्रोग्राम में। अभी पीछे यहाँ
पीसीसी में प्रोग्राम तो सारे इकट्ठे थे। हुड्डा साहब हमेशा साथ हैं उनके। अभी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प क्या है? कांग्रेस। और कांग्रेस जो है वो उस विकल्प के तौर पर काम कर रही है या सिर्फ हम बचे रहें? चलो देखिए अभी आपके कभी भी आदमी कितने एमएलए पार्टी हो इंसान हो कभी भी पूरी तरह निपुण नहीं होता, हर समय सीखता है। हमने 2 बार हरियाणा प्रदेश में 19 में 14 में ठोकर खाई है, तो निश्चित रूप से आगे ठोकरों से सीखेंगे। अच्छा, अभी आपके कितने एमएलए हैं? टोटल कितने एमएलए हैं? 37। 90 में से 37। बड़ा आंकड़ा है। आपका जो नाम है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो कांग्रेस से पहले की ही लोगों के जहन में है कि अशोक अरोड़ा हैं, मतलब एक शख्सियत है। वैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है। वैसे 5-7 नेताओं के मेरे को कांग्रेस के जरा नाम याद दिलाओ जो विधानसभा में या दूसरी जगह सक्रिय हैं। आप लगातार देखते हो। 5-7 के नाम बताओ। अब आप ये 5-7 के नाम बताओ। नहीं, आप मुझे ये कहो कि 37 में से 5-7 में नाम बताऊं, बाकी सारे मेरे से नाराज करवाना चाहते हो? नाराज नहीं कराना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ। जनता सब देखती है, आप देखते हैं, दिखाते हैं। सारे एमएलए आप कोई अपने हल्के की बात उठाता है, मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। प्रदेश की आवाज उठाता है। मैं आपके लिए सभी लोग इस बात को उठाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं एमएलए जो ना बात उठाता। मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। जैसे 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो जो उसमें मंत्री बने थे 13 में से, उसमें से 8-9 जो थे बहुत स्टार की तरह उभर के सामने आए। 2019 में जो है वो अधिकतर उनमें से हार गए, 1-2 को छोड़ के। ठीक है, तो उसी तरीके से आपके स्टार तो होते ही है ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने एमएलए की बात की है, हमारे सारे एमएलए पार्टी के लिए काम फिर कर रहे हैं। बराबर नहीं हो सकते। नहीं, बराबर हो तो आपका देखने का नजरिया अपने ढंग से तो अगले काम कर ही रहे। हाँ, तो चलो अब जैसे मान लो, मेरा पूछने का तात्पर्य ये है कि सक्रिय तौर पे मतलब अपनी एक पहचान बना के आगे बढ़े। पार्टी सभी सक्रिय है, इसमें किसी का नाम लेना नहीं है। सभी सक्रिय भूमिका निभाने हैं, सभी अपने अपने हल्के की आवाज उठाते हैं, अपने प्रदेश के जुड़े मुद्दे उठाते हैं। जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बेबाक बोलते हैं, इसलिए आपसे बेबाकी से सवाल भी पूछ सकते हैं, उसका जवाब हमें मिलता है। कांग्रेस भाजपा 2 बड़ी पार्टियां हैं, आप 37 के आंकड़े पे हो, 90 में से बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा 2 सीटें इनेलो की आई हैं। जेजेपी ने जो कमाल दिखाया था पिछले चुनाव में, 10 आई थी, इस बार 0 हो गई। जेजेपी का, इनेलो का क्या भविष्य है हरियाणा में? देखो, भविष्य तो प्रजातंत्र में जनता तय करती है। और क्योंकि आज के दिन जो हरियाणा प्रदेश के लोग हैं वो 2000 मैंने बताया कि 19 में भी बदलाव चाहते थे, 24 में भी चाहते थे, आज भी चाहते हैं। और वो विकल्प जो है आज कांग्रेस पार्टी। इनका कोई भविष्य नजर नहीं आता? भविष्य तो उनकी मेहनत पे है। अच्छा, कितना करेंगे। तो आजकल बात होती है, मुलाकात होती है अभय सिंह चौटाला जी से, दिग्विजय से, दुष्यंत से? ऐसा मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं। मैंने लगातार उनके साथ काम किया और मुझे लगातार उनकी तरफ से सम्मान मिला, चाहे वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, अजय सिंह जी थे, अभय सिंह थे, दुष्यंत और करण अर्जुन तो दिग्विजय तो बच्चों की तरह हमारे, कोई मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं। परंतु मेरा जहाँ मैं जिस पार्टी में रहा उस पार्टी के प्रति मेरी वफादारी, एक परिस्थितियाँ थी, मुझे INLD छोड़नी पड़ी, परंतु मेरा किसी से द्वेष नहीं है। मेरे व्यक्तिगत संबंध पहले भी थे और आज भी है। जी, तो जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम चक्रव्यूह को देख रहे हैं, तो सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? ओपोजिशन में हैं इस वक्त आप, बड़े नेता हैं सरकार को, कि हरियाणा आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। सरकार को एक राय देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री नायब सिंह जी हरियाणा के और उनके लिए हरियाणा के हित सर्वोपरि होने चाहिए, परंतु मुझे नहीं लगता कि आज वो हरियाणा के हित सर्वोपरि रख पाए। समझ रहा हूँ मैं बात आपकी। हाँ, किस प्रकार हमारा SYL का फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ, 2016 का हमारा आया हुआ है, बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में भी, यहाँ भी, उसके बाद भी हम लागू नहीं कर पाए और आज तक उसकी चर्चा नहीं करते। और हमें अपना पानी मिला नहीं और हम पानी राजस्थान को देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके कहा था, और आज फिर आपके माध्यम से हरियाणा मतलब आप चाहते हैं राजस्थान को ना दिया जाए? नहीं, मैं किसी देने के खिलाफ नहीं हूँ, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि पहला हक जो है हरियाणा का है। तो वो कह रहे हैं जो सरप्लस पानी है वो देंगे, वो भी पाइप के जरिए देंगे।
पाइप लगाने में कितना समय लग अब जाएगा? आपसे बात करता हूँ। हाँ हाँ। हमारे 3 जिले कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर, आज इनके मैक्सिमम ब्लॉक डार्क जोन में चले गए। और दादूपुर नलवी नहर का हुड्डा साहब के समय कांग्रेस ने बनवाई थी ताकि यहाँ का पानी रिचार्ज हो। वो पानी जो था वो भी कोई परमानेंट नहर नहीं थी, वो भी पानी जो फालतू पानी रेनी सीजन में आना था वो मिलना था, वो बंद कर दिया। तो मेरा सुझाव है मुख्यमंत्री जी कि राजस्थान को पानी देने की बजाय पहले अपने हरियाणा प्रदेश के किसानों की प्यास बुझाओ। आप सेंटर के दबाव में, भजनलाल जी ने भी एक बार इस प्रकार का किया था। ये जो पानी वाला मसला है ये इतना पेचीदा क्यों है? क्योंकि ये तो मैं आपको बताता हूँ, SYL आप को- मेरी पूरी दर्शकों के लिए भी जी है जी कि हमारे जब पानी समझौता है, वो समझौता जो हमारे डैम है, रेणुका डैम है, लखवार है, किसाऊ है, ये डैम जब बन जाएंगे तब पानी राजस्थान को देना था। और वो डैम तो अभी बने नहीं, आप राजस्थान को पहले पानी दे रहे हो। तो मुख्यमंत्री जी, पहला हक हरियाणा प्रदेश का है। आप पंजाब में जाकर बात करते हो, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी आज बहुत दिखते हैं, उनको दूर करो, मेरी राय है मुख्यमंत्री जी। जी। चलिए, मुख्यमंत्री जी भी चक्रव्यूह देखते हैं और देख रहे होंगे, तो जो आपका सुझाव है उन तक ज़रूर पहुंचा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहरहाल, आप चक्रव्यूह में आए और हमारे सभी खट्टे मीठे कड़वे सवालों का आपने ईमानदारी से जवाब दिया। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी और सवाल आपका आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आपके शुक्रिया दर्शकों का आपका। भी धन्यवाद जो देख रहे हैं। तो चक्रव्यूह को अब यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नेटवर्क 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें।